सो हाय गाइस, वेलकम अगेन टू सुपीरियर क्लासेस। आई एम जी बादिर। पिछले क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन आई और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक, और उसके फंक्शनिंग को भी देखा था कि ह्यूमन आई कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं किस चीज़ पे, ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट्स पर। यानी ह्यूमन आई जब वर्क परफॉर्म करता है तो होता क्या है कि हम चीज़ों को देख पाते हैं। क्लियर। अब जब हम चीज़ों को देख पाते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे हैं जिनको चीज़ें क्लियरली विजिबल नहीं होती, और जो इस तरह से कई सारे डिफरेंट टाइप के स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं। क्लियर। और ये जो स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं, इस पे आप देखेंगे कि जो लेंसेज लगे हैं वो एक तरह के नहीं हैं, बल्कि कई तरह के लेंसेज हैं, ठीक। अगर मैं अपने इस चश्मे की बात करूं तो इसमें कॉनकेव लेंस लगा हुआ है, और ये कैसे कॉनकेव लेंस लगा हुआ है अभी आज हम इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि क्या है कॉनकेव लेंस और कैसे लगा हुआ है, ठीक। इसके अलावा आप कई सारे लोगों के चश्मे में देखेंगे कि उस पर कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है, जो साइड से तो पतला होता है लेकिन बीच से क्या होता है, थिक होता है, और इसकी वजह से उनकी आईज को हम क्लियरली नहीं देख पाते क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। क्लियर। तो ये चश्मे हमें क्यों लगाने पड़ते हैं? कुछ डिफेक्ट होगा जिसके करेक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं स्पेक्टिकल्स को, ठीक। तो अब हम यही सारी बातें करने वाले हैं कि क्या है वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें चश्मे यूज़ करने पड़ते हैं, और वो कौन से डिफेक्ट्स हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, कब हमारे पास कॉनकेव लेंस होता है, कब हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है, और कब। यहाँ पर एक चश्मा रखा हुआ था मेरी मदर का, जिसमें दोनों लेंसेज एक साथ लगे हुए हैं, ठीक। तो उसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर। तो अब सर हमने जो बात की थी कि लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आती हैं, आईज में एंटर करती हैं, उनको कन्वर्ज करके फोकस किया जाता है और रेटिना पर जाकर के इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है, वहाँ की सेंसरी नर्व्स उसे सेंस करती हैं, उस मैसेज को ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू माइंड तक भेजा जाता है। माइंड कहता है हमें पता है कि तुम कॉन्वेक्स लेंस हो, तुमने इमेज को उल्टा बनाया होगा, इन्वर्टेड बनाया होगा, मैं उसे सीधा करके दिखाता हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और हम उसे उल्टा करके उसे सीधा करके देख पाते हैं। क्लियर। इमेज का फॉर्मेशन हमारी आइज के अंदर इन्वर्टेड होता है, लेकिन हम इरेक्ट इमेज को देख पाते हैं। उसका रीज़न क्या है? वो हमारा माइंड प्रोसेस करता है, हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है। अब सर मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिससे हम समझ सकें, जैसे कि हमारी आईज का जो शेप है, हमारी आई बॉल का जो शेप है, ठीक, वो तो डेफिनिट है ना, वो डेफिनिट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। और रेटिना की जो डिस्टेंस लेंस से है, रेटिना की जो डिस्टेंस लेंस से है, वो तो एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, वो चेंज नहीं हो रही है। और जब वो चेंज नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज हो रही है, इमेज की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो फोकल लेंथ को चेंज होना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ आई बनाया था, लेकिन अब हम लोगों को जब कोई चीज़ बनाना है तो मैं सिर्फ इतना करूँगा कि एक ये स्फीयर होगा, इस स्फीयर के आगे के पार्ट्स को थोड़ा सा बल्जी बनाएंगे, और यहाँ पर एक बाई कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से रखेंगे। इसी को हम समझेंगे कि ये हमारा आई है, ठीक। यहाँ से जो नर्व्स वगैरह निकलते हैं, इन्हें भी हमें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर। चलें, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो इस लेंस के लिए ये सर प्रिंसिपल एक्सिस हो सकता है, ठीक। मैं इसको यहाँ तक बना दे रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए चीज़ों को कर रहे हैं। अब जब यहाँ पर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, बहुत
ज़्यादा डिस्टेंस पे कोई एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया जाए, कोई एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया जाए, या फिर मैं उसको पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ही कहूँ, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस है, तो यहाँ से बहुत सारी लाइट रेज आई पर इंसिडेंट होंगी, आई लेंस पर इंसिडेंट होंगी, जिनमें से कोई लाइट रे मान लीजिए कि एक ये आ रही है और एक ये आ रही है। हम देख रहे हैं कि ये डाइवर्जिंग लाइट रे है ना, डाइवर्ज कर रही है, और हमारा जो ये लेंस है इसका काम है कन्वर्ज करना, और इसे कन्वर्ज करके इस रेटिना के ऊपर फोकस करना, इस रेटिना के ऊपर फोकस करना। तो अगर ये इसे कन्वर्ज करेगा तो सपोज कीजिए कि यहाँ कहीं पर ये लाइट रेज आकर के मीट करेंगी, ठीक, यहाँ इस रेटिना के ऊपर, इस रेटिना के इस पॉइंट पे लाइट रेज आकर के मीट की, तो यहाँ पर हुआ इमेज का फॉर्मेशन। क्या हुआ? इमेज का फॉर्मेशन। और अब यहाँ पर मैं और चीज दिखा दे रहा हूँ, क्या, सिलियरी मसल से जुड़े हुए वो फाइबर्स जो इसको होल्ड करके रखते हैं, सिलियरी मसल्स और फाइबर्स समझ लीजिए दोनों मैंने कंबाइनली बना दिया है, ठीक। इस ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन हुआ रेटिना के ऊपर, और रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ तो हमें चीजें दिखेंगी, क्लियरली विजिबल होंगी। फिर से मैं एक आई यहाँ पर ड्रा करता हूँ कि ये हमारा एक स्फेरिकल बाल हुआ, इसके फ्रंट साइड को जब आपको डिफेक्ट्स बताने होंगे तो आपको ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स इसी तरह बना करके बताने होंगे, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक सर। अभी जहां पर जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट था, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई लेंस था, मैं कहूँ कि मैं इसे पास ले आया, इसे पास ले आया, ऑब्जेक्ट को और पास ले आया। अब जो इसके ऊपर लाइट रेज जा रही है ये अब भी कैसी है सर? डाइवर्जिंग है। लेकिन इसका डाइवर्जन और इसका डाइवर्जन क्या फर्क नहीं है? क्या डिफरेंस नहीं है? ये काफी ज्यादा डाइवर्जेंट है। तो इसको कन्वर्ज करने के लिए लेंस की पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा, आई लेंस की पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मसल्स हैं वो मसल्स क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे या क्या कहते हैं, रिलैक्स हो जाएं। अगर इन मसल्स ने, सपोज कीजिए मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, इसी से दिखाता हूं, ये है हमारा लेंस, ठीक। इसको ऊपर और नीचे से, ये थिकनेस है, इसको ऊपर और नीचे से स्पिंडल फाइबर से बांध करके रखा गया, होल्ड करके रखा गया है। इसको अगर अब ऊपर से खींचा जाए, ऊपर से खींचा जाए तो ये लेंथ थिन हो जाएगा, और रिलैक्स कर दिया जाए तो ये थिक हो जाएगा। और जितना ज्यादा थिक मतलब फोकल लेंथ उतनी ज्यादा कम, फोकल लेंथ उतनी ज्यादा कम। एक बात मैं कहूँ, हमारे पास जो फॉर्मूला था 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, यहाँ पर v तो चेंज नहीं हो रहा है, v की डिस्टेंस वही है, v की डिस्टेंस वही है। फोकस अब भी कहाँ पे करना है? रेटिना पे फोकस करना है, तभी चीजें क्लियरली विजिबल होंगी। v की डिस्टेंस वही है, u की डिस्टेंस पहले d थी जो ज्यादा थी, अब d प्राइम या d डैश हो गई जो कि काफी कम है। सर जब d डैश कम हो जा रहा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल कम हो जा रहा है, v सेम है, v चेंज नहीं हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में तो हमें फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ेगा। और अगर ज्यादा डाइवर्जिंग लाइट रे को कन्वर्ज करना है उसी डिस्टेंस पे, तो फोकल लेंथ कम करनी पड़ेगी, फोकल लेंथ कम करनी पड़ेगी, पावर इंक्रीज करना पड़ेगा। और हमने पढ़ा था P इनवर्सली इज इक्वल टू 1/f, यानी कि फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होता है पावर। का मतलब ये हुआ कि लेंस को थिक करना है, सिलियरी मसल्स को रिलैक्स कर देना है। क्या कर देना है? रिलैक्स कर देना है। तो ये लेंस भी कुछ ऐसे मटेरियल से बना हुआ है, जब इसको खींचते हैं, ये ऐसा लेंस नहीं है जैसा हमारे ग्लास में लगा हुआ, हमारे स्पेक्टिकल्स में लगा हुआ है। ये वो लेंस नहीं है जो आपके हैंड ग्लास में लगा हुआ होता है, ये वो लेंस नहीं है जो माइक्रोस्कोप में लगा हुआ होता है, बल्कि नेचर ने इसको ऐसा बनाया है
कि ये फ्लेक्सिबल है, और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये थिन हो जाता है, और जब मसल्स रिलैक्स होती हैं तो ये थिक हो जाता है। ठीक इस तरह से ये जेली की तरह काम करता है और हमारे लाइट रेस को कन्वर्ज करने का काम करता है। तो ये मसल्स के साथ लेंस का मिल करके जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन है, ये फोकल लेंथ को चेंज करने की प्रोसेस है, फोकल लेंथ को चेंज करने की प्रोसेस है, जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पर हो तब भी उसका इमेज रेटिना पर बने, ऑब्जेक्ट पास में हो तब भी उसका इमेज रेटिना पर बने। कहाँ पर बने? रेटिना पर बने। और आईज की हमारे आईज की इस पावर को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक, पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि ये जो ऑटो फोकस का सिस्टम है, अब आए ना टॉपिक पे, कहाँ किसका सिस्टम? ऑटो फोकस का सिस्टम। आपके पास फोन होता है, आपको पिक्चर क्लिक करनी होती है, तो आपने कुछ पास की चीजों की पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, अचानक से कोई दूर की चीज है, आपने उस पर फोकस करना चाहा, पहले ब्लर हुआ, फिर इस तरह से जूम इन जूम आउट हुआ, और फिर उस दूर की चीज को फोकस कर लिया हमारे फोन के कैमरा ने, है ना? इसको ऑटो फोकस कहते हैं। ऑटो फोकस ने कर लिया। कैसे किया होगा? जैसे किया हमारी आईज ने एकोमोडेशन करके, वहां पर मल्टीपल लेंसेज या टेक्निकली, कैसे? टेक्निकली यानी कि सॉफ्टवेयर की हेल्प से, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों से ये काम किया जा सकता है। तो हार्डवेयर से भी और सॉफ्टवेयर से भी दोनों तरह से हमारे फोन ऑटो फोकस का सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी आईज का जो ऑटो फोकस होता है कितना फास्ट है सर। अभी मैं पास में देख रहा हूँ, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, दूर देख रहा हूँ, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। ये जो लैग होता है आपके फोन में, क्या आपकी आईज में ये लैग है? आपकी आईज में ये लैग है क्या? बिल्कुल नहीं है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। यानी कि इतना फास्ट ऑटो फोकस सिस्टम हमारी आईज के अंदर है। कौन कर रहा है? हमारा लेंस भी वही काम कर रहा है, सियरिंग मसल्स के साथ मिल करके, फाइबर्स भी वही मिल करके काम कर रहे हैं, और हमारे आई लेंस के फोकस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और पावर के कंट्रोल करने की इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को, इस पावर को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि हमारे ऑटो फोकस की पावर कह सकते हैं ना, शॉर्ट में ऑटो फोकस की पावर। ठीक है सर, ये तो आपने हमें बता दिया, क्यों बता रहे हैं सर? कभी ऐसा हो जाता है ना कि एकोमोडेशन की जो पावर है, ये खराब होने लगती है। कभी लेंस में थिकनेस आने लगती है, कभी लेंस थिक हो जाता है, और अब अगर ये इसको कॉन्ट्रैक्ट करके, अपने आप को मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके इसको थिन करने की कोशिश करें तो उतना थिन होता भी नहीं है, क्योंकि टफनेस आ गई है इसके अंदर। थिकनेस के साथ क्या आ गई है? टफनेस भी आ गई है। ऐसी सिचुएशन में अगर जब ये थिक हो जाएगा तो जहां फोकस करना है उसके बजाय, इसको पहले आप नोट कर लें। ठीक, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो करना है कर लें। फिर मैं बताता हूं कि डिफेक्ट्स आना कैसे स्टार्ट होते हैं। तो अब मैंने कहा कि यहाँ पर अगर इसकी थिकनेस बढ़ जाए और ये एकोमोडेशन काम ना कर पाए, ये इसको थिन ना कर पाए, तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ फोकस हुआ है, ये इस पॉइंट पे फोकस ना करके कहीं आगे ही फोकस कर देगा लाइट्स को, कहीं पहले ही फोकस कर देगा लाइट्स को। दूर के डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, कम डाइवर्जिंग है, ज्यादा कन्वर्ज कर दिए गए। अगर ये ज्यादा डाइवर्जिंग होते तो शायद कि उतना ही कन्वर्ज करते करते वो पहुंचा देता कहां तक? रेटिना तक। लेकिन हुआ क्या? कम डाइवर्जिंग है, या इन्फिनिटी से आ रहे थे तो पैरेलल है। अच्छा, एक बात और बता दें कि ये जो डिस्टेंट है ना सर,
ये जो डिस्टेंसेस हैं ये हमारी आईज के लिए जो नियरेस्ट पॉइंट है जहाँ पर हम क्लियरली विजिबल होती हैं हमारे लिए चीज़ें, वो हमारी हेल्दी आई के लिए क्या होता है, जो डिस्टेंट पॉइंट होता है, मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट होता है, शॉर्टेस्ट पॉइंट जिसे कह सकते हैं, वो होता है 25 सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेटली कितना? 25 सेंटीमीटर। यानी कि अगर 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से आप चीज़ों को क्लियरली देख पाते हैं तो आपकी एक हेल्दी आई है। ठीक, आपकी आईज में डिफेक्ट नहीं है। अगर आपको पास करना पड़ता है तो भी प्रॉब्लम है, दूर करना पड़ता है तो भी प्रॉब्लम है। ठीक, डिफेक्ट्स हैं आपकी आईज में। और जो ये तो नियरेस्ट पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? नियरेस्ट पॉइंट है। जो फारदेस्ट पॉइंट होता है वो होता है हमारी आईज के लिए इन्फिनिटी। हम इन्फिनिटी तक चीजों को देख पाते हैं। ठीक, साइंस में, फिजिक्स में इन्फिनिटी टर्म एक रिलेटिव टर्म है जो हमारी आईज के शेप और साइज के कंपैरिजन में सन की डिस्टेंस इन्फिनिटी है, मून की डिस्टेंस इन्फिनिटी है। ठीक, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को हम इन्फिनिटी, यहाँ पर एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है सर, ये फोकल लेंथ को चेंज करता था। हमने कहा पावर ऑफ अकोमोडेशन, वी चेंज नहीं हो रहा था, यू चेंज हो रहा था। अब हमने कहा कि हमारी आईज के अंदर कुछ ऐसा हो जाए कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो आ रहे हैं, जब क्योंकि उनकी लाइट्स ज़्यादा डाइवर्जेंट नहीं है, ठीक, इसलिए उनको कन्वर्ज किया गया, तो ज़्यादा कन्वर्ज कर दिया गया। पावर इसकी इंक्रीज हो गई है, लेंस की थिकनेस बढ़ गई है। ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के भी इसको थिन नहीं कर पा रहे हैं, और जब नहीं कर पा रहे हैं, बहुत तेज गर्मी हो रही है, लगातार पसीना निकल रहा है। ठीक है, हाँ, तो जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं ऐसे आप भी मेहनत करेंगे, हमारी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे, और हमारी हौसला अफजाई के लिए, हमारे मोटिवेशनल के लिए वीडियोस को लाइक शेयर करते रहेंगे। क्लियर? ये उम्मीद है हमारी आपसे। ठीक, क्योंकि हमें और कुछ नहीं मिल रहा है, हमें खुशी मिल रही है और बस, खुशी मिल रही है और बस। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पर अगर इमेज का फॉर्मेशन हो जाए तो ये लाइट रेज आगे भी बढ़ेंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा बढ़ेंगी, और ऐसा बढ़ेंगी तो ब्लर इमेज बनेगी। यहाँ पर थिएटर में अगर कभी गए हो तो समझ में आएगा कि कैसे कभी इमेजेस ब्लर हो सकती हैं। अगर स्क्रीन जहाँ पे लगी हुई है वहां पर फोकस नहीं किया जाएगा, आगे फोकस हो या बाद में फोकस हो, पहले फोकस कर दी जाए या बाद में, तो ये लाइट्स ऐसे जाएंगी कि यहाँ पर एक ब्लर इमेज मिलेगी और चीज़ें क्लियरली विजिबल नहीं होंगी, विजन क्लियर नहीं होगा। और इसलिए यहाँ पर हमें दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। ठीक, नॉट क्लियरली विजिबल, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं है। मैं कहता हूँ याद करने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग तरीका बताते हैं। कहते हैं कि जो दिखे वो साइटेडनेस, यानी कि नज़दीक की चीज़ें दिख रही हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं तो पास की चीज़ें दिख रही हैं। कहे कि पास की चीज़ें दिख रही हैं तो नियर साइटेडनेस, दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं मतलब पास की दिख रही है। तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा अप्रोच ऐसा भी आप रख सकते हैं। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अप्रोच अगर ऐसा रखें कि पहले ही शॉर्ट डिस्टेंस पर ही, यानी कि जितना रेटिना का डिस्टेंस था उससे शॉर्ट डिस्टेंस पर ही, रेटिना से पहले ही इमेज का फॉर्मेशन हो गया, इसलिए मैं कहूंगा नियर साइटेडनेस। कैसा? नियर साइटेडनेस तरीका हो सकता है आपको याद रखने का। रेटिना से पहले ही शॉर्ट डिस्टेंस पर ही इमेज का फॉर्मेशन हो गया, तो ऐसे में जब हमारी रेटिना तक पहुंचेगी तो ब्लर इमेज दिखेगी, और ऐसे विजन में हम कहेंगे, ऐसे विजन डिफेक्ट में हम कहेंगे कि ये क्या है? नियर साइटेडनेस है। हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष, पास में ही बन जा रही है इमेज। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। क्या?
नियर साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष। अब इसका एक स्पेशल नाम होता है, इस स्पेशल नाम को हम नाम देते हैं क्या, मायोपिया। क्या नाम देते हैं, मायोपिया। नियर साइटेडनेस को हम क्या नाम देते हैं सर, मायोपिया। ये था कि जब ऑब्जेक्ट्स दूर हों तो कम डाइवर्जिंग लाइट रेज आती हैं, और कम डाइवर्जिंग लाइट रेज आती हैं तो पहले ही कन्वर्ज कर दी जाती हैं, और इसलिए विजन क्लियर नहीं होता। सर इसी का उल्टा भी हो सकता है, इसी से अपोजिट भी हो सकता है। अपोजिट क्या हो सकता है, अपोजिट ये हो सकता है, अपोजिट ये हो सकता है कि ये जो लेंस है, ये जो लेंस है इसकी एकोमोडेशन पावर खराब हो जाए। ठीक, यहाँ पर लेंस ठीक हो गया था तो ज्यादा कन्वर्ज करने लग गया था, यहाँ पर लेंस स्थिर हो जाए तो इसकी फोकल लेंथ दूर चली जाएगी, है ना, इसके फोकस पॉइंट भी फिर दूर चला जाएगा। ठीक, अगर पैरेलल आता तो फोकस पॉइंट पे फोकस करता। ठीक, अब यहाँ पर डाइवर्जिंग लाइट रेज आ रही है और ज्यादा डाइवर्ज है क्योंकि पास में है, इनको कन्वर्ज करने के लिए ज्यादा पावर चाहिए, इनको कन्वर्ज करने के लिए ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा कन्वर्जिंग पावर चाहिए, तो ज्यादा कन्वर्जिंग पावर इसके पास नहीं बचे, ज्यादा कन्वर्जिंग पावर इसके पास नहीं बचे, लेंस थिन हो जाए और इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द रेटिना बनने लगे, बिहाइंड द रेटिना बनने लगे, आउटसाइड द आई बनने लगे। सब कैसे, आँख को चीर करके चला जाएगा क्या, नहीं, आई बॉल को चीर करके चला नहीं जाएगा, बल्कि ये इमेजेस मिली नहीं तो यहाँ पर जो ये इमेज बनेगी ना सर, ये ब्लर इमेज होगी, क्लियरली विजिबल नहीं होगी, और जब क्लियरली विजिबल नहीं होगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पर साइटेडनेस आ गया, कोई दृष्टि दोष आ गया, कोई डिफेक्ट आ गया, विजन में कोई डिफेक्ट आ गया। और क्योंकि यहाँ पर इमेज दूर जाकर के बन रही है, इमेज का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जा रहा है, इमेज का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जा रहा है, डिफेक्ट में, रियल में नहीं है। जब आईज हेल्दी हो तब नहीं, डिफेक्ट में इंक्रीज कर रहा है। सर अभी आप बताए थे वी कांस्टेंट, वी चेंज नहीं हो रहा है, अभी तो कह रहे हैं चेंज हो रहा है। सर ऐसा नहीं है, जब डिफेक्ट्स आ गए तब तो वो कर ही नहीं पा रहा है ना, फोकल लेंथ को चेंज कर ही नहीं पा रहा है ना, और जब नहीं कर पा रहा है तो मजबूरी में वी चेंज हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हमें क्लियर इमेज नहीं दिखेगी, इमेज दूर पर बन रही है। मैं कहूँगा जैसे हमने याद किया था, फार साइटेडनेस, नजदीक की चीजें दिख नहीं रही हैं। कहने वाले कहते हैं कि उल्टा याद कर लीजिए, उल्टा याद कर सकते हैं, नजदीक की चीजें, पास की चीजें क्लियरली विजिबल नहीं है तो फार साइटेडनेस। बट ये भी कह सकते हैं कि इमेज काफी दूरी पर बन रही है, जहां बननी चाहिए उससे दूर बन रही है, तो कह सकते हैं फार साइटेडनेस। दोनों तरीके आपके हो सकते हैं याद करने के लिए। ठीक, क्या हुआ, फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस। इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, इसको और क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। तो ये था मायोपिया, ये था मायोपिया। फार साइटेडनेस को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं सर, हाइपरमेट्रोपिया। सर ठीक है, ठीक कैसे करेंगे, हो गई दिक्कत, हो गए डिफेक्ट्स, आ गई प्रॉब्लम, कुछ भी कर रहे थे, ज्यादा फोन यूज कर रहे थे, ज्यादा स्क्रीन पे लगे रहते थे, मोबाइल की या लैपटॉप की या टीवी की, हो गया डिफेक्ट, ठीक करने का तरीका बताइए। ठीक कैसे करें, सुइटेबल पावर के लेंसेज लगा करके, जैसे यहाँ पे लगे हुए हैं, सुइटेबल पावर के लेंसेज लगा करके। सर सुइटेबल पावर के लेंसेज कैसे पता चले कौन सा लेंस लगेगा, पहले तो हमें टाइप ऑफ लेंस पता चलेगी, कौन से टाइप का लेंस लगाएं, तब ये काम हमारा सही होगा। तो मैं अब करता क्या हूँ कि इसको आप ऐसा नोट कीजिए, फिर मैं इसका करेक्शन बताता हूँ कि इसको करेक्ट कैसे किया जाए, इस डिफेक्ट को करेक्ट कैसे किया जाए। है सर, ठीक। दूर की चीजें नहीं दिख रही थी, नियर साइटेडनेस, मायोपिया, पास की चीजें नहीं दिख रही थी, फार साइटेडनेस, हाइपर मेट्रोपिया। ठीक, प्रेस बायोपिया है, मुझे मालूम है प्रेस बायोपिया भी है, लेकिन मैं इसको पहले करेक्ट करवा दूं और प्रेस बायोपिया को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले इसको करेक्ट करना हम सीखें,
प्रेसबायोपिया के साथ साथ हम एस्टिग्मेटिज्म और कैटरैक्ट भी जानेंगे कि क्या है। आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ लेकिन उसको जानेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी, यानी कि प्रेसबायोपिया को करेक्ट करने के साथ साथ, प्रेसबायोपिया को समझने के साथ, करेक्ट करने के साथ हम इसके साथ एस्टिग्मेटिज्म और कैटरैक्ट को भी समझेंगे, और साथ ही कलर ब्लाइंडनेस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, क्योंकि हमें अब आइज की कुछ सेल्स की बात करनी होगी, जैसे रॉड एंड कोन सेल। तो हल्का सा हम कलर ब्लाइंडनेस पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर सर मुझे इसको करेक्ट करना हो, मैं कहूँ कि ये ज़्यादा कन्वर्ज कर दे रही है। क्या कर दे रही है? ज़्यादा कन्वर्ज कर दे रही है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मैंने बताया था, तो ज़्यादा कन्वर्ज कर दे रही है, मतलब इसके अपोजिट टाइप का लेंस चाहिए। अपोजिट टाइप का लेंस चाहिए, और अगर अपोजिट टाइप का लेंस चाहिए मुझे, मैं यहाँ पर फिर से एक रफ सा डायग्राम में आई के लिए बनाता हूँ, ठीक। यहाँ पर हमारा आई लेंस है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जा रही है लाइट रेज, ज़्यादा डाइवर्जिंग नहीं है, कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्ज पहले ही कर दे रहा है। इसको हमें क्या करना है? डाइवर्ज करना है। अगर मैं इसको ही थोड़ा डाइवर्ज करके ही इसको दूं, आई लेंस को कहूं रुको, तुम काम नहीं कर पा रहे ठीक से, ठीक है, तुम काम नहीं कर पा रहे हो ठीक से, तुम ज्यादा कन्वर्ज कर दे रहे हो, तो तुम ज्यादा कन्वर्ज करोगे, तुम्हारी मर्जी, करो ज्यादा काम। तुम ज्यादा काम कर रहे हो ना, मैं तुम्हें काम बिगाड़ करके दूंगा कि तुम उतना ही कर पाओ जितने की जरूरत है। तो मैं कह रहा हूं कि मैं काम बिगाड़ करके दूंगा, उतना ही कर पाओ जितने की जरूरत है। कभी कभी ज्यादा काम करने से भी दिक्कत, और इसने ज्यादा काम करने वाली दिक्कत पैदा की हुई है। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर आइस के सामने स्विचेबल पावर का अगर बाई कॉनकेव लेंस यूज किया जाए, तो यहाँ से ये लाइट रेज और डाइवर्ज हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी, तो ये लाइट रे जो पहले चली जा रही थी वो अब और डाइवर्ज होकर के जा रही है, और जब डाइवर्ज होकर के जा रही है तो यहाँ नहीं मिलने के बजाय स्विटेबल पावर का किया है ना, तो इतना डाइवर्ज करेंगे कि आकर के रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन हो। यानी कि अब आकर के ये कहाँ पर फॉर्मेशन होगा? रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, और जब यहाँ पर होगा क्लियरली विजिबल होगा, तो यानी कि नियर साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए हमें डाइवर्जिंग या कॉनकेव लेंसेज यूज करने पड़ते हैं, ठीक। यानी कि जिन लोगों को बोल्ड पर चीज़ें क्लियरली विजिबल नहीं होती, यानी कि क्लासरूम में जब बोल्ड पर देख रहे हैं अगर चीज़ें क्लियरली विजिबल नहीं है, तो ऐसे में हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? बाई कॉनकेव लेंस या कॉनकेव लेंस, सिंपली हम कहें कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, तभी हमें चीज़ें क्लियरली विजिबल हो जाती हैं। स्विटेबल पावर का, कितने पावर का, इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आप पूरा जो है ऑप्टिक्स के बारे में जान जाएंगे कि कितने पावर का लेंस, और तमाम चीज़ें एक लेवल तक आप जान जाएंगे। हाँ, टेक्नीशियन नहीं हो जाएंगे आप अभी, क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्सिस होता है, ठीक, जो चेंज होता रहता है, इन तरह की चीज़ों को अभी आप नहीं सीखेंगे, बट पावर, स्विटेबल पावर आप जान जाएंगे, काफ़ी हद तक आप जान जाएंगे कि आपके चश्मे के लेंस का जो पावर है वो सब क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, ठीक। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ ये हमारा करेक्ट हो गया, और इसको भी करेक्ट करके देखते हैं ना, क्या करें, इसको कैसे करेक्ट करें? ये डाइवर्जेंट है, डाइवर्जिंग लाइट बीम है, डाइवर्जिंग को जब ये कन्वर्ज कर रहा है तो ठीक से नहीं कर पा रहा है, रुको, तुम ठीक से कर नहीं पा रहे हो, और जब ठीक से कर नहीं पा रहे हो तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे हेल्प करने के लिए, तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए क्या करूं? किसी और लेंस को दे दे, ठीक, जो तुम कर रहे हो और पूरा नहीं कर पा रहे, एक सपोर्टर दे दे तुमको, सपोर्टर को साथ लो और मिल करके काम करो भाई, ठीक है। अच्छी बात है, अगर हमारे बारे में आप इतना सोचते हैं तो लाइए सपोर्टर दीजिए। हमने कहा कि एक स्विटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस दिया तुमको, चलो एक स्विटेबल पावर का
कॉन्वेक्स लेंस दिया, और जब ये कॉन्वेक्स लेंस दिया तो मैं अभी यहाँ से इस लेंस को हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इसको यहाँ बना करके दिखाना चाहिए आपको। ठीक, तो ये कैसी हुई, ये एक हुई, फिर से ये हुई ह्यूमन आई, ये हुआ उसका आई लेंस। ठीक ठीक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस है और ये ऑब्जेक्ट प्लेस है, ये लाइट रेज जा रही हैं जो डाइवर्जिंग है। तो यहाँ पर अगर सूटेबल पावर का कन्वर्जिंग लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस ला के रखा जाए तो इस ज़्यादा डाइवर्जिंग लाइट रेज को थोड़ा सा ये पहले ही कन्वर्ज कर देगा, थोड़ा सा ये पहले ही कन्वर्ज कर देगा। और जब इसने कन्वर्ज कर दिया तो इसकी पावर क्योंकि कम है तो अब ये अपनी पावर से, कम पावर से ही, क्योंकि इसका काम पहले से आधा हो चुका है, तो उस अपनी कम पावर से ही क्या करेगा, लाइट रेज जो अब इसके ऊपर आ रही हैं, क्योंकि ये उतनी ही है जितने को ये कन्वर्ज कर सकता है, इसलिए इसको ये रेटिना पर कन्वर्ज कर देगा और इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर होगा। इसलिए क्लियरली चीजें विजिबल हो जाएंगी, क्लियरली चीजें विजिबल हो जाएंगी। तो लेंस के थिक हो जाने से भी प्रॉब्लम है, लेंस के थिन हो जाने से भी प्रॉब्लम है, और हमारे पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी सिलरी मसल्स के वीक हो जाने से भी प्रॉब्लम है। यानी मायोपिया देख लिया हमने, हाइपरमेट्रोपिया देख लिया हमने, प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म, ये तमाम चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइए, यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए, उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर आप इसके रिकॉर्डेड फॉर्म को देख रहे हैं तो भी कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम उन चीज़ों को ऐड करेंगे जो आपको कंफ्यूजन होगा। तो ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।